अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GHR1 होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। GHR1 होम्योपैथिक मेडिसिन मेल सेक्सुअल वीकनेस के हवाले से इस्तेमाल होती है। अब मेल सेक्सुअल वीकनेस या जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिजीज़ कहा जाता है, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा मेल्स में पाई जा रही होती है। इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कम वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी मेरे चैनल के ऊपर। अब इसकी कुछ वजूहात भी हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा और इस टॉपिक को आज थोड़ा हम मेडिकली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिजीज़ में जितने भी मेल्स पेशेंट्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने में मिली होती है कि वो स्ट्रेस की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम से रह रहे होते हैं। आया वो जो उनका स्ट्रेस हो, वो किसी भी बायस हो, चाहे उनकी कारोबार की बेस पे हो, चाहे उनकी घरेलू रिलेशंस की बेस पे डेवलप हुआ हो, या चाहे उनके जो सोशल कनेक्शंस हो, उनकी बेस पे ही वो क्यों ना डेवलप हुआ हो। अब ये जो स्ट्रेस की कंडीशन है, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, या और डिफरेंट कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं इस डिजीज़ के रिलेटेड, या इसके अलावा और कौन सी डिफरेंट बीमारियां हैं जिनका जो डायरेक्टली कनेक्शन है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे हमारे क्लिनिक का एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। मेल सेक्सुअल वीकनेस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस रिलेटेड आपने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। डेली बेसिस पे कई सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर अपलोड हो रही होती हैं। लेकिन जो ये मेरी आज की वीडियो होगी, ये स्पेशली मेडिकल के रिलेटेड ही जितने भी पॉइंट्स होंगे इस एक डिज़ीज़ के हवाले से उसके रिलेटेड हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे इस टॉपिक को मैं इतना ज़्यादा कवर नहीं करता होता अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आम है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास ऐसे केसेस आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे। चाहे वो MBBS डॉक्टर्स हों, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, या चाहे वो हुक्मा हों। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मेल सेक्सुअल वीकनेस, जिसमें जो मेल पेशेंट होता है वो इंटरकोर्स के दौरान खुद को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। अब ये जो वो खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, ये मुख्तलिफ काजेज़ की बेस पे कर रहा होगा, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को प्री मेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम होगी, कुछ पेशेंट्स को अपने टाइमिंग के हवाले से इश्यूज़ होंगे, कुछ पेशेंट्स को मेंटली तौर पे ऐसे इश्यूज़ होंगे जो वो अपने इस ड्यूरेशन का जो टाइम होता है वो सही तरह से पास नहीं कर पा रहे होते। अब ये जितनी भी इश्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें बेसिक क्या और डिजीज़ेज़ होती हैं जो इस एक प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट हुई हुई होती हैं। तो उन डिजीज़ेज़ के हवाले से साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा कि जिन अफराद को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, मतलब शुगर की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हो, या उनको ओबेसिटी मोटापा की प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हों, इसके अलावा उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम हो, या उनको नर्व डैमेज की प्रॉब्लम हो, या उनकी पेल्विक सर्जरी हुई भी हो, या वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहल शराब नोशी करते हों, या लास्ट में ये जो पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसे पायोराइन डिजीज़ कहा जाता है, तो इस डिजीज़ को आपने गूगल के ऊपर खुद सर्च भी कर लेना है ताकि आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से वो इस एक लास्ट वाली जो डिजीज़ है इसके साथ वो क्लियर भी हो जाएंगे। अब ये जितनी भी डिजीज़ेज़, जितनी भी बीमारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये बीमारियाँ जिन जिन अफराद में पाई जा रही होंगी, इनमें से कोई भी बीमारी उनमें होगी, तो मोस्टली उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम होगी, चाहे वो एज के किसी भी हिस्से के अंदर क्यों ना हो। अगर वो 20 एज में हैं, उनको इनमें से कोई बीमारी है, तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी। अगर वो 25 की एज में हैं, 30 की एज में हैं, 40 की, 50, 60, ये जितनी भी एजेस होंगी, अगर उनमें ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने मिलेगा।
अब आमतौर पर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखने मिलता है कि जी जो 20 से या 15 से लेकर 30 तक की एज है, इसमें किसी भी मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये डिजीज़ेज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम होगी। अब 30 की एज के बाद वाले जो पेशेंट्स आ जाते हैं, जो मेल होंगे, उनमें मोस्टली पेशेंट्स को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसी बेस पे ही उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई भी होगी। अब काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। अब होम्योपैथिक में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स यूज़ कराई जाती हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के हवाले से। इसके अलावा अगर मैं मुख्तलिफ़ तबीब के रिलेटेड बात करूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से अपने जो मेडिकेशंस होती हैं वो साथ करा रहे होते हैं, या डिफरेंट जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो भी कभी कभार इस रिलेटेड मेडिसिन साथ अप्लाई करा रहे होते हैं, या कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स भी इस रिलेटेड अपनी मेडिसिन वगैरह साथ वो अप्लाई करा रहे होते हैं। अब जब हम किसी भी एक पॉइंट के रिलेटेड मेडिसिन अप्लाई कराते रहेंगे ना, तो तब पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी नहीं देखने मिलेगी। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट में पाई जा रही होगी, तो उसका जब साथ ट्रीट किया जा रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती है। अब इन सब डिजीज़ेज़ के अलावा डिस्कस करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के हवाले से कि जिन पेशेंट्स में ये इश्यूज़ पाए जा रहे होंगे, उनमें भी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, वो पाई जा रही होगी। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, जिन पेशेंट्स को स्ट्रेस की प्रॉब्लम, एंग्जायटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस एंग्जायटी, लो सेल्फ एस्टीम, गिल्ट या पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा रहा हो उनका, तो उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने में मिलेगी। स्ट्रेस, एंग्जायटी या डिप्रेशन, इन तमाम तर पॉइंट्स में एक सिम्टम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं कि ऐसे पेशेंट्स को रात के टाइम नींद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से आ रही होती है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे कि जब वो रात के टाइम सोते होंगे, तो पहले पैर उनकी जो नींद होगी वो बेहतर रहेगी। 1 से 2 घंटे के बाद उनकी आँख खुल जाती होगी और वो सही तरह से सो नहीं पाते होंगे। या कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको शुरू में रात के पहले पैर नींद नहीं आती होगी, रात के आखिरी पैर जाकर उनको हल्की-फुल्की नींद वगैरह आती होगी। और जब वो सुबह के टाइम जागते होंगे, तो उनकी बॉडी जो होगी वो फ्रेश फ़ील नहीं करती होगी। अब जिन पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती हो कि जब वो सुबह के टाइम जागते हों और वो खुद को फ्रेश फील ना कर रहे हों मेंटली तौर पे, तो ऐसे पेशेंट्स चाहे 20 की एज के हों, 25 के हों, 30 के हों, तो इन पेशेंट्स में आहिस्ता-आहिस्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम या प्रीमेच्योर एजुकेशन या टाइमिंग के हवाले से इश्यूज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब ये जितने भी फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इन तमाम तर फैक्टर्स के ऊपर गौर करना है। काफ़ी ज़्यादा अफराद में देखते हैं कि जब भी उनको कोई सर दर्द स्टार्ट होता है या हल्का-फुल्का नज़ला ज़ुकाम होता है, तो वो बजाय किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के खुद ही मेडिकल स्टोर से जाकर मेडिसिन परचेज़ कर लेते हैं, या जिस तरह से वो खुद को आदर डॉक्टर समझ रहे होते हैं और खुद ही अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करके जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, इनमें मुख्तलिफ मेडिसिन उन्होंने रखी होती हैं कि ये डिज़ीज़ होगी तो मैंने ये वाली मेडिसिन ले लेनी है। या अगर होम्योपैथी की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन खुद की हुई होती है कि अगर ये बीमारी है तो मैंने ये वाली मेडिसिन ले लेनी है। अब स्टार्टिंग में तो इन मेडिसिन से आपको कुछ भी नहीं होता, चाहे होम्योपैथी की हों या चाहे आपकी एलोपैथी की हों। अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर हायर पोटेंसीज़ की बात की जाए तो ये आप खुद ब खुद यूज़ करेंगे किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट किए बगैर, तो लॉन्ग टर्म में इनके आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेशंस देखने मिल रहे होंगे। आप एग्रीवेशंस वक्ती तौर पर ये होते हैं, लेकिन वो जो उनका ड्यूरेशन होगा एग्रीवेशन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। इसी तरह से अगर बात की जाए एलोपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो आप जब किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट किए बगैर मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं बार-बार, या कुछ एंटीबायोटिक्स जो बार-बार आप यूज़ करते रहते हैं, तो उस एंटीबायोटिक की बेस पे आपको कुछ टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की नर्व वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। आपने मोस्टली पेशेंट्स देखे होंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा मच मेडिकेशंस करते रहते हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर, और जब उनकी एज 30 से ऊपर होती है, 35 के अराउंड पहुंचती है, तो उनको अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सीवियर किस्म की दर्दें फ़ील होने लग पड़ती है। अब उसकी मेन काज़ क्या होती है? यही पॉइंट होता है कि जो उनके नर्व्स होते हैं, जो उनके असाब होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं।
अब बेसिकली जो हमारे जिस्म में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जब मच मेडिकेशन की जाती है तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। जिन पेशेंट्स का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, उनके असाब अक्सर औकात काफ़ी ज़्यादा फड़कन का शिकार होते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स के हाथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स के पाँव वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुन्न होने लग पड़ते हैं, उनके टाँगें वगैरह सुन्न होने लग पड़ती हैं या हाथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुन्न होने लग पड़ते हैं। उनके बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है इन अज़ा की, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये जितनी भी सिम्पटम्स, ये जितनी भी कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तमाम तर मच मेडिकेशंस की बेस पे ही स्टार्ट होती हैं। तो ये पॉइंट आप अपने ज़हन में रख लें कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आया वो खांसी की हो, फ्लू की हो या इवन सर दर्द की हो, तो आप कोशिश करें कि ऐसी एक्यूट कंडीशंस के अंदर ही अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उनकी कंसल्टेशन की बेस पे मेडिसिन अप्लाई करें। चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, होम्यो मेडिसिन यूज़ कर रहे हों या चाहे आप किसी तबीब से ही क्यों ना ट्रीटमेंट ले रहे हों। तो ये तमाम तर फैक्टर्स जब आपके क्लियर रहते हैं, इन तमाम तर फैक्टर्स पर जब आप पूरा उतर रहे होते हैं और आपकी जो डाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हों, इसके अलावा दालें वगैरह इस्तेमाल करते हों या गोश्त वगैरह हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करते हों। जो पुअर डाइट हो, जैसे कि फ़ास्ट फूड्स वगैरह हो गए हों या आइसक्रीम्स वगैरह हो गई हों या स्पेशली दही वगैरह हो गया हो, इन चीज़ों से जब आप काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को दूर रखते हैं तो फिर आप में ये इशू चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हो, प्री मैच्योर एजैकुलेशन का हो, ये काफ़ी ज़्यादा कम देखने में मिल रहा होता है। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूँ कि कुछ पेशेंट्स के जो सीमेन एनालिसिस की टेस्ट रिपोर्ट होती है, उसमें पस का इशू आ रहा होता है। अब पस के इशू के हवाले से डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं, वो जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही होती है, उसकी काज़ और होती है। उसमें जो आपकी बेसिकली डाइट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कुछ मेडिकेशंस भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, उन मेडिकेशंस की बेस पे भी आपको ये इशू हो रहा होता है, लेकिन मोस्टली जो आपकी डाइट होती है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक मेन वजह देखने में मेरी होती है। अब ये जितनी भी पॉइंट्स, ये जितनी भी डिजीज़ेज़ वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन तमाम तर पॉइंट्स को जब आप अपने माइंड में रखेंगे, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा जल्द रिज़ॉल्व कर पाएँगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि GHR1 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये बेसिकली किन कंडीशंस में अप्लाई कराई जा सकती है। मेल सेक्सुअल वीकनेस के हवाले से जितनी भी सिम्टम्स पेशेंट्स में डेवलप होती हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कौन-कौन सी कंडीशंस डेवलप हो रही होती हैं। उन तमाम तर पॉइंट्स के, उन तमाम तर डिजीज़ेज़ के हवाले से आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। GHR1 होम्योपैथिक ड्रॉप्स जो कि डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की कम्बिनेशन की बेस पे तैयार की जाती है। इसमें एसिड फास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मेडिसिन और इसके अलावा डमियाना होम्योपैथिक मेडिसिन, म्योरा प्योमा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं। इन तमाम तरह होम्योपैथिक मेडिसिन की कम्बिनेशन की बेस पे GHR1 होम्योपैथिक ड्रॉप्स को तैयार किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार ये होगा कि 1 गिलास पानी में आपने 10 कतरे डालकर 3 टाइम अप्लाई करने होंगे खाने से पहले, सुबह, दोपहर, शाम। अब इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने स्पेशली खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, अचार, करारे चावल या डिफरेंट जो समोसे, पकौड़े वगैरह हो गए हों, इन चीज़ों से भी आपने परहेज़ करना होगा। फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें और हफ़्ते में 1 से 2 बार गोश्त जो बड़ा है वो लाज़मन आप इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे हमारे क्लिनिक का एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।